सारी चीजें आपसे ही मिस हो जाती हैं। अब जिसने सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं क्लियर हुआ, वो थर्ड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ, तो एटलीस्ट सुन तो लो भाई कि ऐसा क्या रीजन बन रहा है, कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे मैं अपनी चीज को इजीली मैनेज कर सकता हूँ और चीजों को एग्जामिनेशन हॉल में ना लेके जाएं, क्योंकि यहाँ वहाँ आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते वक्त ये चेक हो सकता है और वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। वर्ड 100 बार बोलूंगी कि वर्ड्स को उसको बीसीआई इस बार AIB 20 के लिए आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं, वो अपनी लिस्ट में उसको ऐड ऑन कर रहा है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो कोशिश ये करें कि आपका, अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से समझ लिया, सुन लिया, तो ये 3 वर्ड्स के अंदर ही पूरी की पूरी वीडियो का एक्सट्रैक्ट है, जो अगर आप समझ गए तो आपको आसानी हो जाएगी। ये अगर आप सोचते हो भैया मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा पूरा का पूरा बेयर एक्ट, इतने मोटे मोटे बेयर एक्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े बेयर एक्ट्स हैं, मैं थॉरली इसको स्टडी नहीं कर सकता हूँ, जो ट्रिक्स हैं उसको मिस कर रहे हैं। बेयर एक्ट को सामने होने के बावजूद भी आपके पास कुछ ट्रिक्स होने जरूरी हैं। क्यों ना उन ट्रिक्स को ही थोड़ा सा समझ लिया जाए। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स को पढ़ना चाहती हूँ, मैंने एक बार पढ़ लिया, ऐसा जरूरी तो नहीं कि मेरे को एक एक चीज अच्छे टिप्स पे हो जाएगी, पर अगर मैंने उसे, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है आपके लिए। और जो आज वीडियो बन रही है वो ये वीडियो बन रही है कि ओपन बुक एग्जाम होने के बावजूद हम आंसर्स को जल्दी फाइंड आउट क्यों नहीं कर पाते हैं, और उनको फाइंड आउट करने का पर्टिकुलर वे क्या है, तरीका क्या। बेयर एक्ट से आंसर्स ढूंढने की सबसे आसान ट्रिक ये कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वालों के लिए मस्ट वॉच वीडियो है। देखो, आपको हजारों ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं जो आपको ये बताएंगी कि AIB का एग्जाम कैसे क्लियर करना है, क्यों क्लियर नहीं होता। पर देखो, AIB एक ओपन बुक एग्जाम होने के बाद भी आपसे एक स्ट्रैटेजी की उम्मीद करता है। जब तक आपके पास वो ट्रिक्स नहीं होंगी, वो स्ट्रैटेजीज नहीं होंगी, तब तक आपके लिए AIBE जैसा एक प्रेस्टिजियस एग्जाम, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम को क्लियर कर पाना कंपैरेटिवली बिट डिफिकल्ट हो सकता है। तो देखो, आंसर्स को दो ये एक ओपन बुक एग्जाम है, फिर भी इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे नहीं होता है कि आप जाएं एग्जाम हॉल में, वहां पे बुक को खोलें, बेयर एक्स को खोलें और आंसर आपके सामने ही होगा। बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो आपस में कोरिलेटेड होते हैं। अब देखो, 5 साल की आपने BLLB कर ली, आपने 3 साल की LLB कर ली, अगर उसके बाद भी आपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने रीड किए हैं, स्टडी किए हैं, थॉरली स्टडी किए हैं, 70-80% आपने स्कोर भी किया है, और उसके बावजूद अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी AIB क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो इस चीज़ को समझना बहुत 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 इम्पोर्टेंट होगा कि वो क्या पर्टिकुलर रीजंस हैं जिसकी वजह से AIB आपका क्लियर नहीं हो रहा है, वो एक ओपन बुक एग्जाम होने के बावजूद भी, या आप कुछ ऐसे जो ट्रिक्स हैं उसको मिस कर रहे हैं। बेयर एक्ट को सामने होने के बावजूद भी आपके पास कुछ ट्रिक्स होने जरूरी हैं। क्यों ना उन ट्रिक्स को ही थोड़ा सा समझ लिया जाए। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, कुछ थोड़ी सी ही चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और वो इजीली समझी जा सकती हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिशन AIB 20 के लिए मैं आप लोगों की इसमें तैयारी करवाने वाली हूँ। तो फर्स्ट स्टेप से ही शुरुआत करते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी वो ये थी कि हमारा एग्जाम जर्नली क्लियर होता क्यों नहीं है, और जो आज वीडियो बन रही है वो ये वीडियो बन रही है कि ओपन बुक एग्जाम होने के बावजूद हम आंसर्स को जल्दी फाइंड आउट क्यों नहीं कर पाते हैं, और उनको फाइंड आउट करने का पर्टिकुलर वे क्या है, तरीका क्या है, उनके क्या ट्रिक्स हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है आपके लिए।
देखो, बेयर एक्ट से उत्तर ढूंढने की सबसे आसान ट्रिक है कि पहले प्रश्न में दिए गए मुख्य कीवर्ड को पहचानो। कीवर्ड्स को पहचानो, उन्हें बेयर एक्ट के इंडेक्स या कंटेंट में खोजो। देखो, इंडेक्स पार्ट को पढ़ाई करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बेयर एक्ट को सारा, अगर भैया आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप सोचते हो भैया मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा पूरा का पूरा बेयर एक्ट, इतने मोटे मोटे बेयर एक्ट्स हैं, इतने बड़े बड़े बेयर एक्ट्स हैं, मैं थॉरली इसको स्टडी नहीं कर सकता हूँ, तो काइंडली रिक्वेस्ट एटलीस्ट इंडेक्स पार्ट तो अच्छे से पढ़ लो। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे आपको, जो क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे ना, उनका सिर्फ एक कीवर्ड निकाल लेना और उसको इंडेक्स पार्ट में सर्च कर लेना, वो आपको वहां पे ही मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर इंडेक्स पार्ट से देखते हुए सेक्शन मिल जाएगा, सेक्शन पे स्विच करो, वो वाला सेक्शन खोलो आप बुक के अंदर और आपको उसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो इंडेक्स पार्ट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बेयर एक्ट की शुरुआत में सेक्शन वार टॉपिक्स दिए होते हैं जो सही सेक्शन तक पहुंचने में मदद करते हैं। तैयारी के दौरान इंपॉर्टेंट सेक्शन को हाईलाइट और स्टिकी टैब से मार्क कर लेना भी बहुत उपयोगी होता है। बेयर एक्ट के डेफिनेशन वाले सेक्शन भी कई सवालों का आधार होते हैं। देखो, डेफिनेशन पार्ट को स्किप नहीं 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 किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आपको डेफिनेशन पार्ट अच्छे से पढ़ना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन पार्ट में से ही बन जाते हैं। तो पूरा का पूरा बेयर एक्ट भैया, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते या आप नहीं पढ़ सकते, तो एटलीस्ट इंडेक्स प्लस डेफिनेशन जो पार्ट होता है बेयर एक्ट में, उसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपको आंसर्स डेफिनेशन पार्ट में से भी मिल जाते हैं। इसलिए उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। सवाल को ध्यान से पढ़कर यह समझो कि किस कानून से जुड़ा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएसए, बीएनएसएस आदि, उसी एक्ट के अंदर जवाब तलाशो। एक बार सेक्शन को बेसिक पहचान हो गई तो ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। ये आपको पता चल जाएगा आईपीसी में से है, सीआरपीसी में से है, बीएनएसएस में से है, बीएसए में से है, कॉन्ट्रैक्ट में से है, सीआरपीसी में से है, आईपीसी में से है। कहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंडेक्स पार्ट को ओपन करो, जल्दी से वो पर्टिकुलर कीवर्ड को फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल बेल के बारे में पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए बेल पार्ट कहाँ पे है, सीआरपीसी में कहाँ पे, आईपीसी में कहाँ पे, बीएसए में कहाँ पे है, बीएनएसएस में कहाँ पे है। उस पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करो और जल्दी से उसका आंसर ढूंढ लो। तो इम्पोर्टेंट चीज आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, अभी टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाली हैं, लास्ट तक बने रहो मेरे साथ। टिप्स एंड ट्रिक्स अभी तक डिस्कस नहीं हुई है थॉरली, तो लास्ट तक बने रहो। ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहना। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया है, वो 2-3 चीजें की हैं। पहला, इंडेक्स पार्ट आपको अच्छे से थॉरली स्टडी करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डेफिनेशन पार्ट को भी अच्छे से स्टडी करना है, उसको आप छोड़ के या स्किप नहीं कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन डेफिनेशन पार्ट में से बनते हैं, इंडेक्स पार्ट में से बनते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर से, क्वेश्चन को जब रीड करते हो उसके अंदर से कीवर्ड्स को फाइंड आउट करो, ये की पर्टिकुलर कीवर्ड कहाँ पे, किस सेक्शन में, किस बेयर एक्ट में मिल सकता है। जल्दी से वो बेयर एक्ट खोलो और उसके बाद वहां से आप अपना आंसर फाइंड आउट करो, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बेयर एक्ट से आंसर ढूंढने के आसान और स्मार्ट ट्रिक्स जो हैं वो मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। ये भी जैसे ओपन बुक एग्जाम में बहुत काम आती हैं। ठीक है सर, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली वही बात है, इंडेक्स को अच्छे से समझो और इस्तेमाल करो। बेयर एक्ट का इंडेक्स कंटेंट बहुत कीमती होता है। हर टॉपिक, सेक्शन, क्लॉज के आगे पेज नंबर होता है, वहां से जल्दी लोकेट किया जा सकता है। देखो, पेज नंबर और सेक्शन नंबर, ये दोनों के दोनों पर्टिकुलर कीवर्ड
के आगे लिखे होते हैं, इंडेक्स पार्ट में लिखे होते हैं कि सेक्शन कौन सा है और वो पेज नंबर किस पेज नंबर पे मिलेगा। आपको कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया, आपने क्वेश्चन के अंदर बेल के बारे में लिखा हुआ है या किसी ऑफेंस के बारे में लिखा हुआ है, आप देख लेते हो यार ये ऑफेंस के सेक्शन में हो सकता है, जल्दी से आपने इंडेक्स पार्ट में खोला, आपने पेज नंबर खोला और इमीडिएटली उस पेज पे स्विच किया, देखा वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या उसकी सजा है, कितना पनिशमेंट लिखा हुआ है, इमीडिएटली आपने टाइम लिमिट वगैरह सब कुछ अच्छे से देख ली और आपने आंसर पे टिक कर दिया। तो इंडेक्स पार्ट प्लस पेज नंबर प्लस कीवर्ड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही एक की है सक्सेस की। अगर आप ये चीज समझ गए तो, अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से समझ लिया, सुन लिया, तो ये 3 वर्ड्स के अंदर ही पूरी की पूरी वीडियो का एक्सट्रैक्ट है, जो अगर आप समझ गए तो आपको आसानी हो जाएगी। आगे देखो सेकंड क्या है, कीवर्ड्स पर फोकस करो, सवाल में दिए गए कीवर्ड्स को पकड़ो, जैसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, बेलेबल ऑफेंस। भाई अगर आपने इन चीजों को पढ़ लिया, समझ लिया, उन कीवर्ड्स को बेरेक के इंडेक्स और सेक्शन हेडिंग में ढूंढ लो। कीवर्ड्स 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 100 बार बोलूंगी, कीवर्ड्स कीवर्ड्स, इंडेक्स पार्ट कीवर्ड्स, इंडेक्स पार्ट कीवर्ड्स, और पेज नंबर खोलो और उस कीवर्ड के हिसाब से इंडेक्स में जाओ और वहां से देखो किस पेज पर क्या मिलेगा आपको, जल्दी से स्विच करो उस पेज पर और आपके सामने आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली होगा ही होगा। तो कीवर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर बेयर एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस पर्टिकुलर बेयर एक्ट में मिलने वाला है, वो इंडेक्स पार्ट में आप इजीली देख सकते हो। तो इंडेक्स पार्ट को थॉरली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को जब क्वेश्चन हॉल में बैठे हो, सॉरी एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, कीवर्ड को फाइंड आउट करो और कीवर्ड के हिसाब से अपने आप को उस पर्टिकुलर पेज, उस सेक्शन पे स्विच करो एंड द आंसर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। सेक्शन को कलर कोड और हाईलाइट करो, तैयारी के समय इंपॉर्टेंट सेक्शन को हाईलाइट या टैब कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिक 10, 11, 12, 23 एक्सेट्रा। इस एग्जाम में जल्दी जंप कर सकते हो और सीधी उस सेक्शन पर भी। देखो जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, यहाँ पे 2 बातें हैं इम्पोर्टेंट जो है, वो ये है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपको अंडरलाइन ज़रूर करना चाहिए, कलर से कोई अलग कलर्स हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हो, अलग अलग रंगों के आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बाइफरकेशन करने के लिए सेक्शन को आप किसी अलग हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो, बाकी कंटेंट पार्ट जो है उसको अलग तरह के हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो। पर मेरा ऐसा एक चीज़ और मानना है कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो कोशिश ये करें कि आपका पास नया बेयर एक्ट हो, जो कहीं से भी किसी के ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको इन हाइलाइटेड जो बेयर एक्ट है उसके लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। देखिए ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन जो सेंटर आपका बनता है कि वहाँ पे कितनी स्ट्रिक्टनेस है, वो आपको मना भी कर सकते हैं और वो आपको अलाउ भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ इसमें कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर, कहीं अलाउ कर देते हैं, कहीं नहीं भी अलाउ करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग ऐसे ही बेयर एक्ट्स को लेके जाइए जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, जिसके ऊपर आपने कुछ भी ना लिखा हो, कहीं वो आपको रिस्ट्रिक्ट ना कर दें। इसके लिए देखिए कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा रहती है कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, पर पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि आप किसी ऐसे बेयर एक्ट को लेके जाएं जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी लिखा हो। तो हाईलाइट आप कर सकते हैं टिल द टाइम यू आर एट योर होम, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको हाइलाइटर का यूज़ पर्टिकुलर करना चाहिए। कॉमनली यूज बेयर एक्ट्स को प्रायोरिटी दो, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें 80% सवाल आते हैं। इन बेयर एक्ट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो। देखो आप जब हमारे पास बीसीआई की तरफ से लिस्ट आती है कि कौन कौन से बेयर एक्ट्स को आपको स्टडी करना है, तो हर बेयर एक्ट के सामने मार्क्स लिखे होते हैं। आपने देखना है कि 10 नंबर वाले कौन से बेयर एक्ट्स हैं जिसके अंदर से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर 5 या 6 ऐसे बेयर एक्ट्स हैं जिनके अंदर 60 नंबर या 70 नंबर का पेपर आ रहा है,
तो ऑब्वियसली पहले इनके ऊपर कंसंट्रेट कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि 60 या 70 नंबर को मैं सिक्योर कर सकता हूँ। वो बेयर एक्स अगर वो बाई चांस 500 पेजों के बेयर एक्स हैं, उनमें से 2-2 नंबर के ही या 5 या 4 नंबर का ही क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए उसको स्किप करो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उसको पढ़ो नहीं, अगर आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है तो ऑब्वियसली स्टडी कर लेना चाहिए, बट अगर एम्पल ऑफ टाइम नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, उस केस में अगर छोटे बेयर एक्ट है उनको थोड़ा सा कम प्रियोरिटी पे रख के, जो बड़े बेयर एक्ट हैं जिनमें से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पेपर आएंगे या ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं, उनको हाई प्रियोरिटी पे देके उनको पहले पढ़ लो, और बाद के लिए दूसरे समय के लिए जो छोटे बेयर एक्ट हैं या जिनमें से कम नंबर के क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, उनको सेकेंड प्रियोरिटी पे रख लो। ठीक है, मार्जिन में शॉर्ट नोट्स या टैग्स लगाओ। ऑब्वियसली ये आपके ही कन्वीनियंस के लिए है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एक बार बेर पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहेंगे। अब मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं एक डायरेक्ट को पढ़ना चाहती हूँ, मैंने एक बार पढ़ लिया, ऐसा जरूरी तो नहीं कि मेरे को एक एक चीज अच्छे टिप्स पे हो जाएगी, पर अगर मैंने उसे हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, या फिर मैंने वहां पे कुछ जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या कोई टैग्स बना रखे हैं, या ब्लैंक स्पेसेस में कुछ लिखा हुआ है, पेंसिल से लिखा हुआ है, कुछ स्टिकी टैब्स होते हैं, स्टिकी से वो आपको पेपर्स मिलते हैं, उनके ऊपर लेबल किया हुआ आपने, बेल के बारे में लिखा, मर्डर, फ्रॉड आदि, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड और सेक्शन के अंदर से एक पर्टिकुलर कीवर्ड उठा लिया कि भाई इस सेक्शन के अंदर ये पर्टिकुलर कीवर्ड है, इसके रिलेटेड इस पूरे सेक्शन के अंदर है, तो वो मेरे को याद रखना हो, एकदम से इंस्टेंट मुझे रिमाइंडर मेरे अंदर होगा कि हाँ इसके अंदर इस सेक्शन में ये चीज थी। तो आप अगर कुछ ऐसा बनाते हो, बट दिस इज ऑलवेज फॉर योर कन्वीनियंस, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप इन चीजों को एग्जामिनेशन हॉल में ना लेके जाएं, क्योंकि यहाँ वहाँ आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते वक्त ये चेक हो सकता है और वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर। लैंग्वेज से डरो मत, सीधी डेफिनेशन पर जाओ। डेफिनेशन वाले सेक्शन जैसे सेक्शन 2-3 वाले शुरू में ही होते हैं, वहां से क्लैरिटी जल्दी मिलती है। मैं बार बार आपको बोलूंगी, इंडेक्स पार्ट अच्छे से पढ़ो, प्लस डेफिनेशन पार्ट को बिल्कुल छोड़ के मत जाओ। डेफिनेशन पार्ट एक बेयर एक्ट का ऐसा पार्ट है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सच में बनते हैं। मैंने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखा है, मैंने उसको थॉरली स्टडी किया है, तो मैंने देखा है कि डेफिनेशन क्लॉज में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, केस लॉज, ये चीजें आपसे ही मिस हो जाती हैं। अब जिसने सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं क्लियर हुआ, वो थर्ड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हुआ, तो एटलीस्ट सुन तो लो भाई कि ऐसा क्या रीजन बन रहा है, कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे मैं अपनी चीज को इजीली मैनेज कर सकता हूँ। और हो गया, या और मैगजीन्स हो गया, ऐसी चीजें हैं जो इनको भी हम आगे थॉरली स्टडी करेंगे। मैं आपके लिए केस लॉज लेकर आऊंगी, 100-200-300 केस लॉज लेके आऊंगी, 100-200-300 मैगजीन्स लेके आऊंगी, जितनी भी प्रीवियस मैगजीन थी वो सारी की सारी आपके लिए लेके आऊंगी। एक ही जगह पे आपको बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना आप। तो इससे आपको हम लेट्स कम बैक अगेन टू द डेफिनेशन क्लोज। तो डेफिनेशन पार्ट जरूर पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बार बार वही सेक्शन रिपीट होते हैं जिन्हें रिलेटेड बेयर एक्स में मार्क कर लेना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए भैया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, कौन कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो इस चीज़ को भी आप कर सकते हो। बट देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि पिछले साल 2019 सॉरी AB 19 में क्या हुआ है, कि ये 19 में क्या हुआ है कि BN जो 3 नए लॉज थे और जो प्रीवियस लॉज थे, उन दोनों को स्टडी करने के लिए कहा गया था, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो नए लॉज में से पूछे गए हैं। पर उन्होंने ये भी कहा था BCI ने कि दोनों आप लॉज को पढ़ेंगे, तो हो सकता है देखिए AB 20 में भी ऐसा कुछ हो। तो ऐसा मत सोच के चलना कि मैं जो प्रीवियस IPC CRPC वाले जो लॉज थे, BRX थे, उनको ना पढ़ें और सिर्फ नए लॉज को ही पढ़ लें, ऐसा मत करना। तो दोनों की तैयारी करते रहना, बट पहले प्रियोरिटी नए लॉज को दे देना, और अगर टाइम बचता है तो प्रीवियस लॉज को भी पढ़ लेना, BRX को भी पढ़ लेना। और ऑब्वियसली आपको वेट एंड वॉच पॉलिसी तो रखनी ही पड़ेगी कि जो BRX
प्रीवियस बेयरएक्स से उसको बीसीआई इस बार AIB20 के लिए आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं, वो अपनी लिस्ट में उसको ऐड ऑन करता है कि नहीं करता। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जिसको, और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो हम आने वाली चीज उनके अंदर वीडियोस में ना थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। बट ये प्रायोरिटी पता है क्या होती है कि आप ना वीडियोस को अच्छे से सुन लिया करो, क्योंकि जब हम बात करने लगते हैं जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो चुका है, जैसे हम लोगों का क्लियर हो चुका है और हम प्रैक्टिस में हैं, तो फिर इससे ना बेनिफिट ये होता है कि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को इजीली दी जा सकती हैं। अब आप क्या करते हो, स्किप कर करके आगे सुनते रहते हो। तो इजीली मैनेजेबल चीजें हैं वो यही है कि भाई देखो, थॉरोली स्टडी करना तो मस्ट है। पर अगर आपके पास, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको लगता है मेरे पास आई डू नॉट हैव एम्पल ऑफ टाइम कि मैं पूरे के पूरे बेयरएक्स, अब जैसे 18 19 20 बेयरएक्स आ जाते हैं, उन सबको बैठ के पढ़ लूं क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, तो देखिए फिर छोटी छोटी चीजें जो हमने आपसे डिस्कस की, एटलीस्ट इनको तो जरूर कर लो। हो सकता है ये भी आपके देखिए 45% का, ऑलमोस्ट 45% का एग्रीगेट रहता है जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं। बाकी ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली 1-2 नंबरों का फर्क तो रहता ही है, उनको कम नंबर लेने पड़ते हैं। तो ओबीसी के लिए तो आई थिंक 45% ही है, एससी के लिए 40% का एग्रीगेट रहता है, जितना मेरे को ध्यान में आ रहा है। तो आप, तो इसके लिए क्या है कि अगर 45 मार्क्स को भी अगर हम ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, उसको लेना चाह रहे हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेते हैं इन दैट केस। बाकी अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो उन चीज़ों के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। और कुछ कोचिंग रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं बड़ी जल्दी अपना एक खुद का कंटेंट डिज़ाइन करके आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, तो आप उस कंटेंट को पढ़िए, आप लोगों के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और AIB20 मिशन जो है उसको हमें क्रैक करना ही करना है किसी भी हालत में, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और देखते हैं AIB20 के लिए ज़रूर हम कोशिश करेंगे सब लोग मिलके कि AIB20 क्लियर हो जाए। थैंक यू, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।